हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है। हमने फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है। इस स्टोरी का पार्ट 1 हम हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे और पार्ट 2 देखने के लिए आपको उनकी चैनल विज़िट करनी पड़ेगी। तो यार आप लोग उनके चैनल को जाके विज़िट कीजिए और उनको भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस समय टूंडला पहुंचा, रात गहरा चुकी थी। मैं इस अंदाजे से चला था कि दिन डूबने से पहले टूंडला पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर 7 साढ़े 7 बजे तक मथुरा पहुंच जाऊंगा। ट्रेन का लेट होना मेरी सारी योजना पर पानी फेर गया था। यह इलाका मेरे लिए अनजान था। मैं मथुरा अपने कॉलेज जा रहा था। मेरा दोस्त राजीव मेरे साथ आने वाला था, मगर ऐन मौके पर उसे अचानक तेज बुखार ने आ घेरा और मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। वो दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। टूंडला कुछ हजार की आबादी वाला छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर ऐसी सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था, पर इसकी एक वजह भी ये थी कि स्टेशन आबादी से अलग पड़ता था। मैं इस अंदाजे के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई दिखे तो बस स्टैंड का रास्ता पता करूं। ठंड से हाथ पांव सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में आज तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या उस समय गुल थी। कच्चे रास्ते के किनारे बंद गुमटियां थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। जब मैं एक छोटे से कच्चे घर के सामने से गुजरा तो ख्याल आया कि क्यों ना कुंडी खड़काकर घर के किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता पता करूं। अभी इतनी भी देर नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हो। मैं ये सोच रहा था कि अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार करीब पहुंचा तो मैंने उसे आवाज़ दी। वह रुक गया। मैंने उसे बस स्टैंड के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, आखिरी बस आने ही वाली होगी, चलिए मैं आपको बस स्टैंड तक पहुंचा देता हूँ। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को गौर से देखा। वो सिर से पांव तक शाल या कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कुछ ओढ़े ना होता तब भी गहरे अंधेरे की वजह से मैं उसकी सूरत ठीक से नहीं देख पाता। उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई मध्यम आयु का व्यक्ति रहा होगा। साइकिल तंग गलियों से गुजरी। उसने एक खंडर जैसे घर को पार किया। मैं उसके करियर पर अपना एयरबैग संभालते बैठा, आंख फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज़ सुनसान रास्ते में न जाने कहाँ तक पहुँच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी कि अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने बाग के अंदर थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। बोला, लगता है आज गाड़ी लेट आई। मैंने हाँ में जवाब दिया। बस पहुंचने ही वाली होगी, ये आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत है कि मैं आपको मिल गया, वरना थी ये बस भी आपको नहीं मिल पाती। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और शर्मिंदगी भी जाहिर की कि मेरी वजह से कष्ट उठा रहा था। कष्ट की कोई बात नहीं बाबू, उसकी खरखराती आवाज़ सुनाई दी। अपने खेत से लौटकर मैं घर ही जा रहा था। मेरा घर अड्डे से आगे पड़ता है बाबू। क्या इस इलाके में बिजली नहीं है? मैंने पूछा। बिजली तो है, मगर केवल 2 घंटे के लिए आती है। दिन रात में जब मर्जी हो आ जाए। सब सरकारी नौटंकी है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या करे, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर।
हम बाग से निकलकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो भी कम था। निश्चिंत रूप से सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना था। वो साइकिल ऐसी आसानी से दौड़ा रहा था कि जैसे अंधेरा उजाला उसके लिए एक जैसा हो। भूत मेरे मुंह से निकला। वो हंस पड़ा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल के खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ आई। लो आ गई बस। वो साइकिल रोककर बोला। साइकिल से उतरकर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया बाबू। आवाज़ तेज़ी से करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज़ आवाज़ के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज़ थी। ना बस के अंदर कोई रोशनी थी, ना उसके बाहर कोई हेडलाइट भी लगी थी। कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस ज़माने की बस थी। कम से कम नई सदी की तो नहीं थी बस। फिर मैंने ये सोचकर अपने आश्चर्य को शांत किया कि हमारे देश के आंतरिक क्षेत्रों में वो सब कुछ आज भी चलता रहता है। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही रहा होगा। बस की तरह कि भी मैं केवल शैडो ही देख पा रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। बाबू साहब को मथुरा छोड़ देना, साइकिल सवार ने कंडक्टर से कहा। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर शुक्रिया कहना चाहता था, मगर वह कोई दिखाई नहीं दिया। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से भी किसी को देखना मुश्किल था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायज़ा लिया। माहौल सामान्य लग रहा था मुझे। बस बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलती हुई चल रही थी। दौड़ना तो दूर, वो चल भी नहीं रही थी। असल में बस केवल रेंग रही थी। उसमें गति जितनी कम थी, शोर उतना ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक ना हो वो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा दे, वही गनीमत समझिए। मुझे मेरा दोस्त सुमन का ख्याल आया। अंधेरे में झांकते हुए मैंने उसकी कल्पना की। खबर के मुताबिक वो मुझे बस स्टैंड पर लेने आया होगा। न जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा उसने। फिर शायद वो लौट गया होगा। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उसने और शिवम ने आपस में ना जाने क्या क्या कहा सुना होगा मेरे बारे में। शायद वो मेरे बारे में ऐसा भी सोच रहे होंगे कि आशु झूठ बोला, वो कल आने वाला होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उसके दिमाग में आई हो और वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। दरअसल मोबाइल का डेड होना भी बड़ी समस्या थी। मैंने प्रार्थना की कि दूसरी बात ही सही हो, वरना इतनी रात में कॉलेज अकेले जाना ठीक नहीं होगा। बाहर का सन्नाटा बस के अंदर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से ही सवार थे। कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे। किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी या कोई बोल भी नहीं रहा था। अगर शायद कोई बोल भी रहा होगा तो ये जंग लगी बस के शोर से उनकी आवाज़ शायद सुनाई ना दे। मेरे बगल की सीट खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ी तो मैं चौंका। मेरी 22 साल की ज़िंदगी में यह मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के ज़रिए कंडक्टर अपना काम चला रहा हो। टॉर्च के अलावा बस में कहीं किसी इंडिकेटर का भी नामो निशान नहीं था। बड़ा अजीब लग रहा था। बाबू साहब,
अब मथुरा जाएंगे? उसने टॉर्च बुझाकर पूछा। हाँ, मैंने कहा, टिकट दे दीजिए। उसने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसने अगला सवाल किया। जिस आदमी के साथ आप आए थे, क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं। क्यों? कुछ देर वो खामोश रहा। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो मुझे ही घूर रहा था। बाबू साहब, मैंने उसे देखा था। अच्छा, तो फिर? न जाने उसका क्या मतलब था। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आँख, मुंह ना हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठते आ गए? एक उलझन में डालने वाला सवाल था उसका। मैंने कहा, मैं अब भी नहीं समझा। आप कहना क्या चाहते हो? उस आदमी के गर्दन के ऊपर खोपड़ी ही नहीं थी बाबू। बड़ी अजीब बात वो बहुत इत्मीनान भरे लहजे में सुना रहा था मुझे। मैंने सोचा कि कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है, या वहाँ चरस गांजे के नशे में, या वो चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहाँ पुलिस या कानून का डर लोगों के लिए नाम का ही होता है, वो ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपको कंडक्टर या ड्राइवर तो क्या, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में धुत मिल सकता है। बस के अंदर कंडक्टर की बात पर कोई नहीं हंसा था। हंसी भी ऐसी ऐसी की लगा जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में शायद गर्दन घुमाकर देखा भी। कोई उसकी बात पर हंसे, ये शायद उसे अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी ये सलाह लाखों रुपये की है, समझ जाइए बाबू। वो फिर से बोला। मेरी ये सलाह लाखों रुपये की है, समझिए बाबू साहब। उसने बात पूरी की थी कि फिर कोई हंसा। कंडक्टर ने एक झटके से उस तरफ देखा, फिर टॉर्च जलाई। मेरी सीट की तरफ से लौटते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी एक सवारी के सिर पर पड़ी। उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहाँ से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों को भ्रम हुआ है। फिर अगले ही पल लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए, ताकि वो अपने घाव पर ध्यान दे। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है पर उसका दर्द नहीं होता, और घाव से बगैर दर्द के ही खून बहने लगता है। मैंने उसे आवाज़ देकर बता दिया कि उसके कान के पीछे से खून बह रहा है। वो समझ गया कि मैंने उससे क्या कहा। उसने कहा कि हाँ, मुझे पता है। दूसरे तरफ से आवाज़ आई, मेरे सिर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे मुझे जो गोली मारी वो अब तक मेरे सिर में धंसी हुई है। मेरा ख्याल था कि वो आदमी ज़ोर से हंसेगा और कहेगा कि उसने मजाक अच्छा किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीन टप्पर का शोर कुछ और बढ़ गया। सड़क की हालत बेहद बुरी लग रही थी। बस गेंद की तरह उछलती और फिर पटकती हमें। मेरे शरीर के सारे हिस्से हिल चुके थे। सीट पर कीलें निकली हुई थी। पता नहीं और क्या क्या निकला हुआ था, जो मुझे बुरी तरह गड़ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था। कहीं किसी पेड़ की शैडो तक नहीं थी। लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही है। वो ना जाने किस रास्ते से गुजर रही थी, न जाने उसका कोई रास्ता भी था या नहीं।
बस के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद बेहद गहरा सन्नाटा था। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं किसी अलग दुनिया में सफ़र कर रहा हूँ, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। हज़ारों बार मैं कोहरे के बीच से गुज़रा हूँ, लेकिन बस के बाहर फैले हुए कोहरे की धुंध बड़ी अजीब थी। उसमें सरगोशियों का एहसास था। अपने अंदर वो कुछ ऐसे रहस्य छुपाए लग रहा था जिसके उजागर होने से मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती। मैंने सिसकियों भरे कोहरे से ध्यान हटाने के लिए बस के अंदर ध्यान देने की कोशिश की। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया मुझे। इतना घना अंधेरा की घुटन सी लग रही थी। कंडक्टर भी लगता था कि किसी सीट पर जाकर लेटकर सो गया होगा। मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के टीन टप्पर के अलावा कहीं कोई आवाज़ और भी सुनाई दे। ऐसी आवाज़ जो ज़िंदगी का एहसास दिलाए। मैंने अपनी घड़ी में वक्त जानने की कोशिश की। बहुत ध्यान से देखने के बावजूद कुछ नज़र नहीं आया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। लग रहा था कि जैसे मेरा यह सफ़र घंटों से जारी हो। वक्त का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा था। अचानक एक चीख ने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर का ऊपरी हिस्सा था। मैंने देखा कि उसकी बाँह कोहनी के ऊपर से कटी हुई है और उसका आधा सिर गायब था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। किसी सीट से कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने चीखने वाले को गाली दी थी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे के शोर का एहसास फिर से आने लगा। चीख रुक गई थी, मगर उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर मुझे गूंजती रही। एकाएक मेरा जी चाहा कि मैं बस रुकाकर नीचे उतर जाऊं। ऐसे अजीब वाहन में यात्रा करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। अजीब वाहन, अजीब यात्री, एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। पता नहीं, मैं आवाज़ देने ही वाला था कि फिर मुझे ये ख्याल आया कि न जाने मैं सुरक्षित कहाँ हूँ, बस के अंदर या बस के बाहर। बस के अंदर या बाहर कोहरे से भरे वीराने में। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। पता नहीं, एक अलग ही फीलिंग मुझे सता रही थी। शायद आज के बाद मेरी ज़िंदगी ना हो, या फिर मेरा क्या होगा मुझे खुद को ही पता नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद कल का दिन मैं ना देख पाऊँ। पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 सुनना हो तो आप जाइए फैंटेसी घोस्ट स्टोरी पे। वहाँ जाके इस स्टोरी का पार्ट 2 सुनिए। और मैं आपको ये कहूँ और मैं श्योर हो कि आपको इसका पार्ट 2 बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। अगर आप अपने साथ घटी या फिर किसी अपने के साथ घटी घटना को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, ताकि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रख सकूं। थैंक यू दोस्तों।